अच्छा जी, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात स्टार्ट करते हैं IAS 36 से। IAS 36 का नाम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है और इम्पेयरमेंट का मतलब होता है सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। सडन फॉल का मतलब होता है एकदम से कभी किसी एसेट की वैल्यू गिर जाया करे। IAS 36 कहता है कि एक एंटिटी को नज़र रखनी चाहिए है कि किसी भी वक्त उसके एसेट्स की वैल्यू गिर सकती है किसी भी अनफोर्सीन या अनसर्टेन इवेंट की वजह से। इस अनफोर्सीन या अनसर्टेन इवेंट का आपको पता ऐसे चलेगा कि आपके पास कोई ना कोई हिंट आया करेगी, या तो वो एक्सटर्नल हिंट होगी या तो इंटरनल हिंट होगी। इंटरनल हिंट का मतलब होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने कोई ऐसा इवेंट आया करेगा, मशीन ब्रेकडाउन है, एबनॉर्मल लॉसेज है, या कोई डैमेज है, या कोई एक्सीडेंट या फायर का कॉज है, जिसकी वजह से आपको इंटरनली हिंट मिलेगी कि आपके एसेट की वैल्यू शायद गिर गई हो। या फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल हिंट भी आ सकती है। एक्सटर्नल हिंट ऐसे आ सकती है कि इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने की खबर मिल गई, इकोनॉमी के रिसेशन के अंदर जाने की खबर मिल गई, किसी मेजर कस्टमर के डिफॉल्ट होने की खबर मिल गई, या अर्थक्वेक या किसी और टाइप की एक्सटर्नल बुरी खबर मिल गई, तो आपके पास हिंट आ जाया करेगी कि शायद आपके एसेट्स इम्पेयर हो गए हों। IAS 36 कहता है कि जब भी कभी किसी एंटिटी को हिंट मिल जाया करे कि शायद उसके एसेट्स की वैल्यू गिर गई हो, तो वो उस हिंट की बेसिस के ऊपर जाके हमेशा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग किया करे। अच्छा, यहाँ पे ये बताते चलूँ कि कम से कम दो टाइप के एसेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हिंट मिले या ना मिले एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मैंडेटरी है। वो एक परचेज्ड गुडविल है और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ हैं। याद रखिएगा, जैसे ही आपको इम्पेयरमेंट की हिंट मिलेगी तो आपने जाके इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर आप हमेशा कंपेयर करते हैं कैरिंग वैल्यू को और उसकी रिकवरेबल अमाउंट को। कैरिंग वैल्यू का मतलब नेट बुक वैल्यू होता है। रिकवरेबल अमाउंट इज ऑलवेज हायर ऑफ टू थिंग्स, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फिर वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब तो मार्केट वैल्यूज की बात कर रहे हैं। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल रहे होंगे तो इसके अंदर कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। जो कैश फ्लोज आपने कंसिडर किए, जिनकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वो कैश फ्लोज मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट होने चाहिए हैं। वो जो कैश फ्लोज आपने किसी भी एसेट के अंदर कंसिडर किए, यानी वो कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो जो कि आपने किसी भी एसेट की वैल्यू इन यूज निकालने के अंदर कंसिडर किए, तो उन फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर देख लीजिएगा वो 5 साल से आगे का एस्टिमेट ना हो अनलेस जस्टिफाइड। आप याद रखिएगा, ये फ्यूचर कैश फ्लोज डिटर्मिन करने के लिए अगर आप कोई ग्रोथ रेट कंसिडर करें तो या तो वो कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट हो, या तो डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट हो, वो इंक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ना हो। इसके अंदर याद रखिएगा कि आप जो भी कैश फ्लोज कंसिडर करेंगे उसके अंदर टैक्सेशन और फाइनेंसिंग का कैश फ्लो नहीं होना चाहिए है। फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप उन सारे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास वैल्यू इन यूज आ जाएगी। वैल्यू इन यूज को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ, उसमें से जो भी हायर ऑफ वैल्यू होगी आप उसको अपनी रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर कर लिया करेंगे। अगर आपकी IAS 36 कहता है इम्पेयरमेंट इज सेड टू अराइज व्हेन योर कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स योर रिकवरेबल अमाउंट, तो अगर आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो, आपकी रिकवरेबल अमाउंट यानी आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसेट से एसोसिएटेड कम हो, तो फिर आप फौरन से इम्पेयरमेंट बुक कर दीजिएगा, P&L डेबिट कर दीजिएगा, एसेट क्रेडिट कर दीजिएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक रीवैल्यूड एसेट है जो पास्ट के अंदर रीवैल्यू हो चुका है IAS 16 के अंदर और उसके अगेंस्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हमेशा इम्पेयरमेंट के वक्तों में पहले पुराना रीवैल्यूएशन रिजर्व उड़ाया जाएगा और उसके बाद डिफरेंशियल P&L के अंदर जाया करेगा। दीज आर द सेम एज IAS 16 रूल्स। IAS 16 के अंदर भी यही था ना कि अगर कभी डीवैल्यूएशन हो रही हो तो पहले पुरानी रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करके P&L के अंदर इंपैक्ट लेके जाते हैं। वही चीज IAS 36 भी कहता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने IAS 36 के अंदर पढ़ा था जिसका नाम था कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट्स वो स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट या स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर रिकवरेबल अमाउंट डिटर्मिन करी जा सकती है। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कैश जनरेटिंग यूनिट इज CGU। जब भी CGU की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने जाएंगे तो आपको 3 कॉलम की गेम खेलनी पड़ेगी। आप एक कैरिंग वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, एक इम्पेयरमेंट का कॉलम बनाएंगे, एक रिकवरेबल अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। अगर आपकी CGU की कैश जनरेटिंग यूनिट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो और उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो तो आपके पास इम्पेयरमेंट आ जाया करेगी। अब क्योंकि आपने पूरी CGU के ऊपर इम्पेयरमेंट कैलकुलेट की है तो इम्पेयरमेंट जो आई होगी वो भी पूरे की पूरी CGU यानी पूरी की पूरी सब्सिडरी के लिए आई होगी। आपको उस इम्पेयरमेंट को एलोकेट करना पड़ेगा
सब्सिडरी के इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर। उसके लिए एक एलोकेशन रूल फॉलो होता है और वो रूल ये है कि पहले आप इम्पेयरमेंट एलोकेट करेंगे सबसे पहले गुडविल के ऊपर, स्पेसिफिक एसेट के ऊपर। स्पेसिफिक एसेट ना हो तो गुडविल के ऊपर। गुडविल के बाद आप सारे के सारे रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर अपनी इम्पेयरमेंट एलोकेट कर देंगे ऑन प्रो राटा बेसिस। क्लियर? इम्पेयरमेंट एक आसान एरिया है, प्लीज़ मेक श्योर करिएगा। आजकल के कोविड-19 की सिचुएशंस के अंदर याद रखिएगा ये बड़े आसानी से टेस्ट हो सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि अपना IAS 36 बहुत अच्छा करके जाए। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।